Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेहरू की जो स्पीच थी, ठीक है, उसको अब हम प्रॉपर्ली, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था इस पैराग्राफ के अंदर। आपको क्या पता पड़ा है कि कौन से हिस्ट्री के इवेंट्स थे जिसको देख करके इन्होंने अपने आज के पॉइंट्स रखे थे। लेकिन इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि ये ब्लूप्रिंट की तरह काम नहीं करेगा, यहाँ से बस हम आइडियाज ले रहे हैं, मैकेनिकली हमने चीजें जो देखी हैं वो ली हैं और अप्लाई करने की कोशिश करी है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत चीजें सजेस्ट करेंगे, बाकी चीजें हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को हमें लागू करना है अलग तरीके से। आइडियाज और प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भले ही इंडिया के अंदर यूज किए गए थे दूसरी जगह से लेकर के, लेकिन हम पूरी तरह से कॉपी नहीं करेंगे। और हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम होगा जो हम स्टैब्लिश करेंगे वो डिक्लेयर होगा प्रॉपर तरीके से, और हमारे लोगों के तरह प्रॉपर तरीके से वो फिट होना चाहिए उनके टेम्पर में, और एक्सेप्टेबल होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि हमने भले ही बाकी जगहों से आइडियाज और वो उनका एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, लेकिन पूरी तरह से कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम हमारे लोगों को ध्यान में रखते हुए चीजों को अपने तरीके से बनाएंगे और उसे फॉलो करेंगे, जिससे हम प्रॉपरली, ये जो बोला जा रहा है कि आइडिया जो वेस्ट से लिया है हमने, उनसे हमें सीखने की जरूरत तो है, ठीक है, लेकिन उनके अचीवमेंट्स और उनके फेलियर्स हम समझ तो सकते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ पर प्रॉपर अपने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से मेंशन करेंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बोली गई है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Nehru's speech, source 1, merits carefully scrutiny. What exactly was being stated here? What did Nehru's seemingly nostalgic return to the past reflect? What was he saying about the origin of the ideas embodied in the vision of the Constitution? In returning to the past and referring to the American and French revolutions, Nehru was locating the history of the Constitution making in India within a longer history of struggle for liberty and freedom. नेहरू की स्पीच जो सोर्स 1 दे रखा है आपको ऊपर, वो आपको खुद से पढ़ना है। उसमें केयरफुली बताया गया है कि हम इनको प्रॉपरली अपने तरीके से फॉलो नहीं, मतलब पूरी तरीके से उनको कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से प्रॉपरली डिस्कस करके और फिर एग्जामिन करके, ऑब्जर्व करके फिर चीजों को देखेंगे। What exactly was being stated here? What did Nehru's seeming nostalgic return to the past reflect? यहाँ पे बेसिकली क्या चीज बोली जा रही है, और नेहरू जो थे उनको कौन सी पुरानी बात याद आई थी जिसको वो ध्यान में रखते हुए काम करना चाह रहे थे। What was he saying about the origin of the ideas embodied in the vision of constitution? और वो क्या कहना चाह रहे थे जिससे संविधान को बनाने के लिए उनको एक दिशा मिल गई थी। In returning to the past and referring to the American-French Revolution, Nehru was locating the history of constitution making in India within a longer history of struggle for liberty and freedom. अब यहाँ पर ये पहुंच रहे थे जो पास्ट में अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुए हैं उसको रेफर करते हुए चल रहे थे। नेहरू ने हिस्ट्री देखी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इंडिया की, लेकिन उसमें उन्होंने ध्यान दिया कि हमने कितनी स्ट्रगल झेली है और ये लिबर्टी और फ्रीडम को पाने के लिए, उस चीज को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए बात बोली। The momentous nature of the India project was emphasized by linking it to revolutionary moments in the past. अब यहाँ पर एक फ्यूचर चीज को लेकर के जो ये चल रहे थे, मोमेंटस चीज को लेकर जो चल रहे थे, इंपॉर्टेंट फ्यूचर आने वाले चीजों को लेकर चल रहे थे, जिसको ये लिंक कर रहे थे, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं, क्रांतिकारी मोमेंट्स इन्होंने देखे हैं पास्ट में, उसको जोड़ते हुए चल रहे थे ये। जैसा मैंने आपको बताया था कि दोबारा ये दो चीज वापस ना हो सके इंडिया के साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो चीज थी, उसको सेफगार्ड करते हुए चलना था। But Nehru was not suggesting that those events were to provide any blueprint for the present. पर नेहरू ने ये भी कहा था कि भाई ये इसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री में पुराने इतिहास में चीजें हुई हैं उनको दिमाग में रखते हुए हम हमारे आज के प्रेजेंट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लें कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है पूरी तरीके से उसी पे बेस्ड, जो ऐसा नहीं है। और दैट द आइडियाज ऑफ दोज रेवोल्यूशंस कुड बी मैकेनिकली बोरोड एंड अप्लाइड इन इंडिया। और ये उन्होंने भी कहा था कि पूरी तरीके से हम जो रेवोल्यूशनरी चीजें हुई हैं पहले के जमाने में, उनसे ही हम सारी चीजें लेकर के बोरो करके उठा करके इंडिया में अप्लाई नहीं करेंगे। He did not define the specific form of democracy. उन्होंने प्रॉपरली जनतंत्र कैसा होगा वो उन्होंने बताया नहीं था। And suggested that this had to be decided through the deliberations. और उन्होंने बोला ये प्रॉपर डिस्कशन, डिबेट, ऑब्जर्वेशंस जो है उनके साथ सारी चीजें डिस्कस होने के बाद में होगा डिसाइड। And he stressed that the ideals and provisions of the constitution introduced in India could not be just derived from elsewhere. उन्होंने ये भी जोर देते हुए कहा कि यहाँ के जो आइडल्स और प्रोविजंस जो होंगे हमारे संविधान के, कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या प्रोविजन हमें लागू करने हैं,
वो हम कहीं और से लेकर के कॉपी नहीं करेंगे। We are not just going just to copy, he said. उन्होंने कहा हम सिर्फ कॉपी नहीं करने वाले। The system of government established in India, he declared, had to be fit in with the temper of our people and be acceptable to them. अब यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर किया कि भाई गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश होगी इंडिया में वो हमारे लोगों के साथ में फिट होनी चाहिए, उनकी सोच के साथ में फिट होनी चाहिए और उनको वो उस चीज को एक्सेप्टेबल करें, यानी उनके लिए एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। It was necessary to learn from the people of the West, from their achievements and failures, but the Western nations too had to learn from experiments elsewhere. उन्होंने ये चीज मेंशन करी कि हमें सीखने की जरूरत है लोग जो वेस्ट में है, वेस्टर्न कंट्रीज में, कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करे हैं, क्या उनके अचीवमेंट्स और क्या फेलियर्स है, लेकिन उन्होंने भी ये चीज कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करा है, कहीं पे कहीं चीज हुई है उसको फॉलो अप करके ही किया है। They too had to change their own notions of democracy. उनको भी अपनी जनतंत्र के notions यानी कि जो points है वो change करने पड़े हैं, तरीके change करने पड़े हैं। The objective of the Indian Constitution would to be fuse the liberal ideas of democracy with the socialist idea of economic justice and readapt and rework all these ideas within the Indian context. अब यहाँ पर आपको एक चीज मार्क करनी है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम है वो ये रहा है कि अपने प्रॉपर लिबरल आइडियाज जो है डेमोक्रेसी के वो लगाएं हम साथ में, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात आए तो हम सोशलिस्ट आइडिया लेके चले और अपने आप को रीअडेप्ट करें या रीवर्क करें दोबारा से इन आइडियाज को इंडिया के तौर तरीकों से, यानी ये सारी चीजें जो है इंडिया के तौर तरीके से फॉलो अप करी जाए। Nehru's plea was for the creative thinking about what was appropriate for India. जवाहरलाल नेहरू की जो गुजारिश थी वो ये थी कि भाई क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि क्या सही है हमारे इंडिया के लिए। सिंपली हम इधर उधर से चीजें कॉपी नहीं करेंगे या इधर उधर के एक्सपेरिमेंट को देखते हुए काम नहीं करेंगे या इतिहास को लेते हुए काम नहीं करेंगे। हम सब सारी चीजों में से थोड़ा थोड़ा अपनी जानकारी इकट्ठा करके और दूसरों की अचीवमेंट्स, दूसरों के फेलियर्स को स्टडी करके, डिस्कशन डिबेट करके फिर अपने इंडिया के लोगों के जो चीज फिट रहेगी इनके लिए वो चीज हम लागू करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, अब है लोगों की विल, द विल ऑफ द पीपल। कम्युनिस्ट मेंबर जो थे सोमनाथ लहरी, इन्होंने देखा डार्क हैंड साइड ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, यानी इन्होंने देखा, उनको लगा कि भाई ये जो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर डेलिबरेटली कुछ इस तरह की चीजें छोड़ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये हमारे ऊपर दोबारा से कुछ कर पाए। अब प्रॉपरली हमें आजादी जो है वो मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर इन्होंने क्लॉजेस या कंडीशंस लगाई थी उससे कहीं ना कहीं अभी भी खतरा हमारे देश के ऊपर बना हुआ था। तो ये चीज इनको कम्युनिस्ट मेंबर को दिख रही थी, सोमनाथ लहरी को, ठीक है। इसीलिए इन्होंने मेंबर्स और इंडियंस जो थे उनसे गुजारिश करी कि पूरी तरीके से अपने आप को फ्री कर लो इस इंपीरियल रूल से, इनका हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये चीज इन्होंने मेंशन करी। 1946 से 47 की जो सर्दी थी उसमें असेंबली ने डेलिबरेटली ये बोला कि ब्रिटिश जो है वो अभी भी इंडिया में है। एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया जा रहा था वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्शन दिए जा रहे थे वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में बैठी थी उनके द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वो तभी काम कर सकते थे जब उनको वाइसरॉय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में थी उनसे उनको डायरेक्शन मिलते थे, तब वो काम कर सकते थे। लहरी एग्जॉर्टेड, उन्होंने अपने सामने लेके आए अपने कलीग्स को और उनको रियलाइज कराया भाई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है और ये ब्रिटिश प्लान्स के तहत ही काम कर रही है, इसलिए ये हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगी प्रॉपरली, ये उन्हीं के लिए काम करेगी। ये चीज इन्होंने पॉइंट रखा, ठीक है। और फिर नेहरू ने भी एडमिट किया कि कई सारे नेशनलिस्ट लीडर जो है उनका अलग अलग सोच विचार है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और ये भी सही है, ये बात बिल्कुल सच है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अभी भी उनका इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में उनका हाथ है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ इस तरह की कंडीशन लगा रखी है जिससे असेंबली जो है उन्हीं के तौर तरीके से काम कर रही है। लेकिन
नेहरू ने ये भी जोर देते हुए कहा कि हमें ये चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि असेंबली जो हम लेके आए हैं वो हमें मजबूत करने के लिए है। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और फिर इसका आगे का पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। The will of the people. A communist member, Somnath Lahiri, saw the dark hand of the British imperialism hanging over the deliberations of the Constituent Assembly. ये कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लहरी, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि भाई कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, उनकी दी हुई है, तो ये हमारे लिए कैसे काम करेगी। वही चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि यहाँ पर इनको दिख गया था कि ये भाई अभी भी तलवार एक तरीके से लटक रही है हमारे ऊपर। डिस्कशन किया जा रहा था यहाँ पे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इस पे अभी भी ब्रिटिश एक तरीके से असर है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्हीं की कुछ कंडीशंस इस पे लागू है। He thus urged the members and the Indians in general to fully free themselves from the influence of imperial rule. इसीलिए इन्होंने गुहार लगाई और गुजारिश करी लोगों से, जो मेंबर्स थे उनसे और जो इंडियंस थे कि भाई अपने ऊपर से पूरी तरीके से इंपीरियल रूल हटा लो। In the winter of 1946 to 47, as the assembly deliberated, the British were still in India. जब असेंबली शुरू हुई, तब डिस्कशन जब शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स अभी भी इंडिया में थे। An interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could only operate under the directions of Viceroy and British government in India. British government in London. अब एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन तो दे दिया था जिसको लीड कर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उनके वो भी तभी काम कर सकते थे जब तक कि वाइस रॉय ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको डायरेक्शंस यानी दिशा निर्देश नहीं मिल जाते थे, तभी काम कर सकते थे। Lahiri exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out. अब लहरी ने ये ध्यान दिलाते हुए सामने लेके आए अपने कलीग्स के सामने, उनको रियलाइज कराया भाई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है और ये उसी तरीके से ब्रिटिश प्लान्स की तरह ही काम कर रही है। Nehru admitted that the most nationalist leader had wanted a different kind of constituent assembly. नेहरू ने भी एडमिट किया कि भाई जितने भी हमारे देश के लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर, वो अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहते थे। It was also true in a sense that the British government had a hands in its birth, and it had attached certain conditions within which the assembly had to function. इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, पेज नंबर 415 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको ये मार्क करना है। इसमें बताया गया है कि नेहरू ने भी एडमिट किया था शुरुआत में ही कि नेशनलिस्ट लीडर को कुछ अलग तरह की असेंबली चाहिए थी, और ये भी बोला जा रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है इसके बर्थ में, यानी इसको बनाने में। और हाँ, उन्होंने अपनी कुछ सर्टेन कंडीशंस इसके साथ अटैच कर ली है जिससे असेंबली उसी तरीके से काम करती है। फिर but emphasized Nehru, you must not ignore the source from which the assembly derives its strength. आप फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि आपको ये चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि इसको, इस असेंबली को अपनी जो पार है, मजबूती है, वो कहाँ से मिली है। इनके शब्द हैं, नेहरू added, Governments do not come into being by state papers. सरकार सिर्फ स्टेट के पेपर्स पर लिख देने से नहीं आ जाती है। Governments are in fact the expression of the will of the people. गवर्नमेंट जो है, सरकार बनती है लोगों की विल के अनुसार बनती है, लोग एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं अपने, उसके हिसाब से बनती है। We have met here today because of the strength of the people behind us. हम यहाँ आज मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ताकत है, जो लोग हमारे पीछे हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। And we shall go as far as the people, not of any party or group but the people as a whole shall wish us to go. और हम आगे भी बढ़ेंगे, खूब आगे तक जाएंगे, उन लोगों की किसी पर्टिकुलर पार्टी या ग्रुप की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे नेशन के तौर पे। और जब तक कि वो हमें आगे लेके जाएंगे तब तक हम आगे जाएंगे, लेकिन यूनिटी से जाएंगे। We should therefore always keep in mind the passions that lie in the hearts of the masses of Indian people and try to fulfill them. इसीलिए हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों के अंदर जो पैशन है, हमारे इंडियंस के अंदर जो पैशन है, उनके दिलों में जो पैशन है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। जो जोश उनके अंदर है उसको लेते हुए चलना है और हमारे उनके इंडियन लोगों के हिसाब से आगे बढ़ना है और उनकी इच्छाओं को फुलफिल करना है। ये इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे इन्होंने अपना पॉइंट रखा सरकार को लेकर के, जो बात उठ रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के,
वो अलग थी, उसको एक तरीके से क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने अपनी पॉइंट रखी है कि भले ही सरकार जो है पेपर्स पे बन गई हो, लेकिन काम तो देश के लोगों से ही होगा। वो चीज उन्होंने मेंशन की है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, नो। अब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो एक्सपेक्ट करी जा रही थी कि क्या उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या मूवमेंट होगा इंडिपेंडेंस का, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस जो है कैसे उसके मेन पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। और उसको जोड़ के जा रहा था, देखा जा रहा था जो सामाजिक स्ट्रगल देखी है इंडिया ने 19th सेंचुरी के अंदर, उससे भी सोशल रिफॉर्म्स हुए थे 19th सेंचुरी के अंदर, जैसे कि बच्चों की चाइल्ड रीमैरिज, बाल विवाह जो है उसको रोका गया था। डिमांड की गई थी कि जो विडोज है उनकी दोबारा से शादी कर देनी चाहिए और सामाजिक जस्टिस मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन किया था हिंदुज्म को लेकर के। उन्होंने बोला था सारे रिलीजन्स जो है वो इस तरीके से होने चाहिए कि उनको प्रॉपर जस्टिस मिले। ज्योतिबा फूले जो थी महाराष्ट्र की, उन्होंने भी अपनी सफरिंग्स को बताया था कि जो डिप्रेस्ड कास्ट के लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वो किस तरीके से वर्कर्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, पीजेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे उनको भी सामाजिक न्याय मिल सके, इकोनॉमिक न्याय मिल सके। नेशनल मूवमेंट जो है वो भी सरकार के खिलाफ हुए थे कुछ, जहां पे देखी गई थी चीजें कि ऑपरेसिव और इलेजिटिमेट चीजें जो है स्ट्रगल के अंदर, डेमोक्रेसी और जस्टिस को लेकर के कि भाई यहाँ पे किस तरीके से हमारे राइट्स और इक्वालिटी को हमें बचाना है, वो चीज यहाँ पे देखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो वो सारे पॉइंट्स ये लोग लेकर के चल रहे थे। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The Constituent Assembly was expected to express the aspirations of those who had participated in the movement of independence. Constituent Assembly जो थी उन्होंने एक्सप्रेस करी थी लोगों की इच्छाएं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारी आजादी के मूवमेंट में। Democracy, equality and justice were ideals that had become intimately associated with social struggles in India since the 19th century. Democracy, equality और justice जो है वो मेन आइडल्स बन गए थे, मेन पॉइंट्स बन गए थे जो जोड़े जा रहे थे इंडिया के सोशल स्ट्रगल से 19th century से ही। When the social reformers in 19th century opposed child marriage and demanded that widows be allowed to remarry and they were pleading for social justice। अब यहाँ पे समाज सुधारक जो लोग थे वो चाह रहे थे, उन्होंने ऑपोजिशन में अगेंस्ट में बोला था कि भाई बच्चों की बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विडोज की दोबारा शादी कर देनी चाहिए, उनको अलाउ होना चाहिए कि उनकी दोबारा शादी हो जाए। और ये सारी चीजें जो हैं देखी जा रही थी सामाजिक न्याय के तौर पर। When Swami Vivekanand campaigned for a reform of Hinduism, he wanted religions to become more just। जब स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन किया था हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए, तब उन्होंने बोला था कि सारे धर्म जो है उनको प्रॉपर जस्ट एक तरीके से देखा जाए, इक्वालिटी पे देखा जाए। When Jyotiba Phule in Maharashtra pointed to the sufferings of the depressed caste or communist and socialist organized workers and peasants, they were demanding economic and social justice। अब दूसरी एक और सोशलिस्ट रिफॉर्मर थी ज्योतिबा फूले जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भाई जो डिप्रेस्ड कास्ट है और उनके लिए भी काम करो। कम्युनिस्ट और सोशल वर्कर्स जो थे पीजेंट्स के लिए काम कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलना जरूरी है। National movement against a government that was seen as oppressive and illegitimate was inevitably a struggle for democracy, justice for citizens, rights and equality। अब 19th century के अंदर ही काफी चीजें जो है वो हो रही थी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने भी की थी। एक ऐसी सरकार थी इनकी जो दबा रही थी सब लोगों को, उनके हकों को, उनके इक्वालिटी के राइट्स नहीं दे रही थी उनको। ये सारी चीजें इनको देखने को मिल रही थी। एक अनअवॉइडेबल तरीके से ये लोग काम कर रहे थे जो इसके खिलाफ में चीजें हुई थी। तो इस चीज को देखते हुए भी यहाँ पर हकों की डिमांड की जा रही थी कि जो अब नए इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर चीजें हो रही हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, आप इनफैक्ट यहाँ डिमांड कर रहे थे ये और बड़ी डिमांड, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है उनसे बोला गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर के आइए, ठीक है। और कई सारे एक्ट्स जो है पास किए गए थे 1909, 1919 और 1935। अब देखो, अब आप यहाँ पे वापस हम 19th सेंचुरी की तरफ चले गए हैं, तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे काम हो रहा है। शुरुआती समय में
ठीक है, वहां पे कई सारे एक्ट लगाए गए थे। धीरे धीरे से इंडियन पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ने लगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। फिर एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने पार्टली उनको थोड़ा बहुत प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर मौका मिला, इंडियंस को भी। ठीक है, एंटायरली पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो तो 1935 के अंदर उनको हाथ में मिली थी। इलेक्शंस जब कराए गए थे 1937 के अंदर, एक एक्ट पास हुआ था 35 के अंदर, जहां पे कांग्रेस पार में आई थी और उनको 11 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में 8 उनको मिली थी। ये हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी जो है वो टूटी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे जो कि 1946 के अंदर हुए, 3 साल बाद। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी कराए गए थे काफी सारे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। एक्ट्स पास जो हुए थे 1909, 1919 और 1935 में, वो डायरेक्टली इंडियंस के द्वारा फॉर्मुलेट नहीं कराए हुए थे। ठीक है, उस पर डिबेट भी हो रहे थे। कॉलोनियल रूल जो चल रहा था उसको लेकर के वहां पर हो रहे थे। ठीक है, अब इसको इतना लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। In fact, as the demand for representation grew, the British had been forced to introduce a series of constitutional reforms. डिमांड जब बढ़ी कि भाई हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो ब्रिटिशर्स पे दबाव बना कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आओ। A number of acts were passed 1909, 1919 and 1935, gradually enlarging the space for Indian participation in provincial governments. धीरे धीरे ये एक्ट्स जो हैं वो हमारा इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे थे वहां की सरकारों के अंदर। The executive was made partly responsible to the provincial legislature in 1919 and almost entirely so under the government of Government of India Act of 1935। धीरे धीरे यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर 1919 में जो लाए गए थे एक्ट, उसके अंदर हमारा रोल बढ़ रहा था। सरकार जो है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर आ रही थी, यानी इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। 1935 तक काफी उनका रोल बढ़ गया था। जब when elections were held in 1937 under the act of 1935 में जैसा कि हमने पढ़ा था कि रोल बढ़ गया था, तो 1937 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पावर में आई और 11 प्रोविंसेस में से 8 ये जीत गए थे। Yet we should not see an unbroken continuity between the earlier constitutional developments and what happened in the 3 years from 1946। इसीलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी जो चली आ रही थी हमारे यहाँ डेवलपमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसके अंदर जो एक कंटिन्यूटी जो टूटी नहीं थी वो आ रही थी। वो 3 साल तक, व्हाट हैपेंड इन द 3 years फ्रॉम 1946 से बाद में जो 3 साल हुए हैं उसमें भी वो चीज देखने को आपको मिलेगी। While the earlier constitutional experiments were in response to the growing demand for a representation government, the Act 1909, 1919 and 1935 were not directly debated and formulated by Indians। अब ये जो एक्ट पास किए गए थे इसमें इंडियंस का इतना ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडियंस के द्वारा नहीं बनाए गए थे और ना ही डायरेक्टली उनको इस पर वाद विवाद करने का मौका मिला था। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को मौका मिल रहा था, उनका इंडियंस का जो इंडिया के अंदर सरकार बन रही थी 1935 एक्ट आने के बाद में जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस 11 में से 8 जगहों पर जीत गई थी और धीरे धीरे उसका रोल बढ़ रहा था। They were enacted by the colonial government, और ये सारी चीजें कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा ही कराई गई थी उस समय में। The electorate that elected the provincial bodies is expanded over the years, but even in 1935 it remained limited to no more than 10 to 15% to the adult population. There was no universal adult franchisee। 1935 का एक्ट आने के बाद में 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे और जिसमें 11 में से 8 जगहों पर कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद भी इंडियंस का इतना रोल नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं लगी थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 10 से 15% ही एडल्ट पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट करने दिया गया था उस इलेक्शन के अंदर। 18 साल या 18 साल से अबव जो लोग थे उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था प्रॉपरली उस इलेक्शन के अंदर। ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। The legislatures elected under the 1935 Act operated within the framework of colonial rule and were responsible to the governor appointed by the British। अब जो भी वहां पे इलेक्शंस कराए गए थे लेजिस्लेचर को लेकर के, जो इलेक्ट हुई थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही थी और वो रिस्पॉन्सिबल थी कि जो भी अपॉइंट हो रहे हैं वो गवर्नर जो अपॉइंट किया गया है ब्रिटिशर्स का,
जो लोग अपॉइंट हुए थे, जो इलेक्शन जीते, वो किसके अंडर आ रहे थे? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया गया था उसके अंदर आ रहे थे। जो कॉलोनियल रूल था वो उसके अंदर आ रहे थे, यानी अभी भी ब्रिटिशर्स का ही चल रहा था 1937 के अंदर। The vision the Nehru was trying to outline on 13th December 1946 was of the constitution of an independent sovereign republic of India। और जो नेहरू कोशिश कर रहे थे आउटलाइन करने की 13 दिसंबर 1946 के अंदर, वो ये था, ये सारा डिस्कस ऊपर का इसीलिए किया गया है 1909 से 1935 के बीच में जो अभी पढ़ा आपने, वो इसीलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि ये ध्यान देना चाह रहे थे कि भाई हमने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, हमें पहले भी रोल मिला था गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन हम पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही हम आ रहे थे, इसीलिए ये चीज हमें दोबारा से नहीं करनी है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? नो मैम। नो मैम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब है राइट्स, डिफाइनिंग द राइट्स कि क्या क्या हक हमें मिलने चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज को लेकर के डिबेट चल रहा था कि भाई इंडिविजुअल सिटीजन्स के क्या राइट होने चाहिए, कौन से लोगों को स्पेशल राइट्स देने चाहिए और वो लोग कैसे माने जाएंगे कि वो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स के अंदर आते हैं, क्या माइनॉरिटीज को राइट देने चाहिए, इनफैक्ट कि कौन लोग माइनॉरिटी के अंदर आते हैं उस पर भी डिबेट हो रहा था। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही थी। क्लियरली वहां पे कोई कलेक्टिव आंसर्स नहीं मिल रहे थे उन लोगों को इन क्वेश्चंस के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई कलेक्टिव आंसर्स नहीं मिल रहे थे। आंसर्स जो थे वो उनकी ओपिनियंस जो क्लैश हो रही थी एक दूसरे से, जो उनका ड्रामा चल रहा था वो उस पर बेस्ड थे। फिर यहाँ पे एक इनॉग्रल स्पीच होती है जहाँ पे नेहरू जो है वो कोशिश करते हैं लोगों की विल को इन्वोक करने के लिए और डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो हैं वो आपके अंदर का जो जोश आप लोगों के दिलों में है उसको लेकर के काम कर रहे हैं और वो उसको इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि आगे जाके भी इस चीज का ध्यान रखा जाए। ये इजी टास्क नहीं था कि आप इंडिपेंडेंस के बाद में अलग अलग ग्रुप्स को साथ में लेकर के आए जिनके अलग अलग तरीके से काम करने की इच्छा है, जो अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, जिनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिबेट हुए, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज हुआ, फिर उनको रिकंसाइल किया गया, साथ में लेके आया गया और एक आम धारा, एक आम विचारधारा लेकर के आई गई और वो उन पर फोर्स लगाई गई, ठीक है। How were the rights of individual citizens to be defined? कैसे individual citizens के rights बताए जाएंगे? Were the oppressed groups to have any specific स्पेशल राइट्स? जो दबाए हुए ग्रुप्स हैं उनको क्या स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे ऊपर उठाने के लिए? व्हाट राइट्स वुड माइनॉरिटीज हैव? क्या राइट्स मिलेंगे माइनॉरिटीज को? हु इन फैक्ट कुड बी डिफाइंड एज माइनॉरिटी? अब इनफैक्ट किस लोगों को माइनॉरिटी की कैटेगरी में डालेंगे हम? As the debate on the floor of the Constituent Assembly unfolded, it was clear that there were no collectively shared answers to any of these questions. जैसे जैसे वाद विवाद होने लगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के, तब लोगों को समझ में आ गया कोई कलेक्टिव आंसर्स नहीं मिलेंगे। The answers were evolved through the clash of opinions and the drama of individual encounters. जो answers निकाले गए थे वो लोगों की opinions का जो एक दूसरे पे clash हो रहा था उसको लेकर के थे, जो drama चल रहा था वहां पर उसको लेके थी। In his inaugural speech, Nehru has invoked the will of people and declared that the makers of the constitution had to fulfill the passions that lie in the hearts of the masses. अब नेहरू ने क्वेश्चन उठाया था, बोला था कि भाई जो लोगों की विल है उसके अनुसार काम करेंगे, डिक्लेयर करें। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई संविधान बनाने वाले जो लोग हैं वो लोगों, जो इंडिया के लोगों के दिलों में जो जोश है, जो पैशन है, उसके हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। दिस वॉज नॉट इजी टास्क, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। विद द एंटिसिपेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिफरेंट ग्रुप्स express their will in different ways, made different demands. These would have to be debated and conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forced. ये आसान काम नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स को साथ में लेके आना, अलग तरीके से जिनके काम करने की इच्छा हो, जिनकी अलग डिमांड हो, उनको साथ में लेकर के आना। उस पर वाद विवाद हुआ, उस पर वाद विवाद की जरूरत भी थी। अलग अलग आइडियाज जो थे लोगों के उनको साथ में लेके आया गया, एक आम विचारधारा जो है उन पर लगाई गई। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो नो मैम। मैम। ओके,
ओके अब है 3.1 द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब कुछ लोग जो है हमने जैसे पहले भी देखा था डिमांड कर रहे थे अलग इलेक्टोरेट्स की, भाई कि हमें अलग वो दो, इलेक्टोरेट अलग कर दो हमारा, हमें आपके इसमें नहीं आना है। तो उस चीज को देखते हुए भी कई सारी चीजें हुई हैं, काफी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े थे। जहाँ पे लोग एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए इलेक्शन के अंदर, वहाँ पे अलग अलग वो डिमांड कर रहे थे, अलग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट की, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जोग्राफिकल एरिया जो है वो उस तरीके से अलग हो जाए उनका, उस तरीके से। अब 27 अगस्त 1947 के अंदर बी पॉकर बहादुर जो कि मद्रास से थे, उन्होंने एक पावरफुल चीज रखी थी कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। माइनॉरिटीज जो एग्जिस्ट कर रही थी उस जगह पर, उस पर उन्होंने पॉइंट रखते हुए कहा बहादुर ने कि भाई उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा नहीं है कि उनको अलग हटाया जाए, उनकी एग्जिस्टेंस को अलग किया जाए, ठीक है। उनको आप मिटा नहीं सकते, इसीलिए वो चाहते हैं कि अलग से फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क लगाया जाए माइनॉरिटीज के लिए, जो भाईचारे के साथ में बाकियों के साथ में रह सके। अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं वो अलग तरीके से उनकी जो डिफरेंसेस है उनको मिनिमाइज करे। और ये एक तरीका है कि आप इनको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अलग रिप्रेजेंटेशन दें और उनकी आवाजें भी सुनी जाए। और इसीलिए उनके कई सारे चीजें, व्यूज को देखा गया। एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मांगा गया मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और उनको बोला गया कि वो अलग कंट्री जो है उसमें रहें। मुस्लिम्स जो हैं, बहादुर जो है उनको लग रहा था कि मुस्लिम्स को भी जरूरत है कि वो प्रॉपरली समझा जाए उन लोगों को नॉन मुस्लिम्स के द्वारा। और ये तभी हो सकता है जब मुस्लिम्स जो है वो अपने ही लोगों को, कम्युनिटी के जो उनको बिलोंग करते हैं, वो लोग अगर उनको समझेंगे, ठीक है, उनको आप मौका देंगे, तभी वो ये चीज हो पाएगी। क्योंकि हिंदू जो है वो प्रॉपरली इनकी जरूरतों को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा उन्होंने एक तरीके से अपना पॉइंट रखा है।